Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I'm Nimra Adik, your chemistry teacher, and today we are going to discuss evaporation chapter number 4 from the chemistry book by Azim Academy. तो evaporation के टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. The spontaneous change of the liquid into its vapor is called evaporation. किसी भी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन. अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो हमें पता है कि अगर कोई भी लिक्विड या कोई भी सैंपल मौजूद है उसमें तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती. कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है. तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो तो आराम सुकून से उस सिस्टम के अंदर रहेंगे. तो अगर एक्सप्लेनेशन को देखें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द liquids are constantly moving inside the boundaries of the liquid. हमारे पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं. उनकी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती. कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो स्लोली मूव करेंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो फास्टली मूव करेंगे. हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे आना और सरफेस से स्कैप आउट हो जाना, दिस फिनोमेना इज नोन एज एवापोरेशन. और एवापोरेशन का फिनोमेना तकरीबन हम तरह के टेम्परेचर्स पे कंटिन्यू रहता है. ये बात अलहदा है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो थोड़ी एवापोरेशन होगी, ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा एवापोरेशन, और अगर और ज़्यादा टेम्परेचर तो और ज़्यादा एवापोरेशन. बेसिकली जो टेम्परेचर है वो हमें मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है. यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी. तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. एवापोरेशन के दौरान क्या होता है कि वो तमाम मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो सरफेस से स्कैप आउट कर जाएंगे और जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं. अब होगा क्या कि जैसे ही हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सरफेस से निकल जाएंगे तो पीछे सिस्टम जो होगा उसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी. तो जब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, यानी हाई एनर्जी वाले यहाँ से निकल गए, तो सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो इस सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी. मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स की अगर बात करूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो एवापोरेशन भी चेंज हो जाती है. इनमें से सबसे पहला फैक्टर जो है वो सरफेस एरिया है, जबकि दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है और तीसरा फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर मैं बात करती हूँ सरफेस एरिया की, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी, और जितनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी उतनी ज़्यादा हम कहते हैं कि कूलिंग का फिनोमेना होगा. तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज करता है. अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करती हूँ टेम्परेचर की, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के साथ वो वहाँ से मॉलिक्यूल्स स्कैप आउट कर जाते हैं. तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन का फिनोमेना भी बढ़ जाता है. लास्ट बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की. अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बॉन्डिंग वीक है तो वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ है जिनके अंदर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. तो हम कह सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा, लेकिन अगर वो फोर्सेस वीक होंगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. सो आई होप कि आपको इस एवापोरेशन के टॉपिक की समझ आ गई होगी. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.